हमने ये देखा था, तो हमने 3 मेथड इसके मतलब है बताए थे आपको। इशू पता क्या था? इशू तो आपको समझ में आ गया था ना कि ये जो इक्वेशन है ना ax इज इक्वल टू बी, चूंकि बी जो है वो ए के कॉल स्पेस में नहीं है। ये जो लाइन है ना ये कॉल स्पेस है ए की, कॉल ऑफ ए। और अगर सोल्यूशन है तो फिर यही कहीं बी होना चाहिए था, लेकिन बी तो यहाँ बैठा हुआ है। तो फिर हमने कहा अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये सोल्यूशन तो नहीं हुआ ना। तो फिर हमने कहा कि हम एक और काम करते हैं। वो क्या काम करते हैं? वो काम ये करते हैं कि एक ऐसा बी हेड निकालते हैं जो कॉल ए पर ही हो। इसलिए ये तो रिक्वायरमेंट है ना, अगर ए एक्स इज इक्वल टू समथिंग को सॉल्व करना है तो वो जो समथिंग है वो ए के कॉल में होनी चाहिए, यानी इस लाइन पे होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम बजाय इस सिस्टम को सॉल्व करने के, ये जो था ना हमारा बी, बजाय इस सिस्टम को सॉल्व करने के हम उस सिस्टम को सॉल्व कर लेंगे। इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन। ठीक है, ये तो एग्जैक्ट था, एग्जैक्ट सोल्यूशन तो मिल ही नहीं रहा ना, एग्जैक्ट सोल्यूशन तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो हमने कहा कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। तो फिर हमने कहा कि इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैंने आपको लास्ट टाइम 3 मेथड बताए थे, लेकिन वो सारे के सारे डिपेंड कर रहे थे इस ज्योमेट्री पे। अच्छा, इसकी इक्वेशन ये है, इसकी इक्वेशन ये है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेगा तो ये पॉइंट आ जाएगा, जब ये पॉइंट आ जाएगा तो ये वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये सारे काम हमने लास्ट टाइम किए थे। लेकिन ये सारे की सारी वर्किंग जो थी ना वो R2 में तो सही है, लेकिन R3 R4 में वो मतलब है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। चलें, अगर आउट ऑफ कंट्रोल ना भी हो तो डिफिकल्ट हो जाएगी। तो हमने कहा एक और मेथड है जो जो हर डायमेंशन में एप्लीकेबल होगा। वो मेथड हम आज डिस्कस कर रहे हैं। वो मेथड ये है कि जो कि आगे जाके भी डिस्कस होगा, लेकिन मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। वो मेथड ये है कि चलें, ये वाली चीज तो हमें पता है ना, दिस इज अवर बी। ठीक है, और हमें ये वाला वेक्टर चाहिए जो हमारा बी हेड है। चलिए साहब, ये भी बात हो गई। फिर हमने कहा कि हम एक तीसरा वेक्टर जो रह गया है उसको भी एक नाम दे देते हैं। इसका नाम हमने रख दिया वेक्टर z। ठीक है जी। तो अब ये जो 3 वेक्टर हैं इनका आपस में रिलेशन क्या हो गया? जाहिर है ये जो बी है ये तो अब हाइपोटेन्यूज बन गया ना एक ट्राइंगल का। तो हमारा बी जो होगा ना वो इसके बराबर हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा बी हेड प्लस जी। इन दोनों में रिलेशन आ गया। ठीक है, फिर आपने एक काम किया, आपने z को सिंगल आउट कर लिया, तो z बराबर हो जाएगा b माइनस बी हेड। ठीक है, फिर आपने कहा कि चलें ऐसा करते हैं कि इस डायरेक्शन में एक वेक्टर ले लेते हैं u। आप कहेंगे सर आपने ऑलरेडी बी हेड लिया हुआ तो है, लेकिन एक फर्क करना है। अच्छा, u के लिए जरूरी नहीं है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, बस सिर्फ डायरेक्शन जो है ना b के अलोंग होनी चाहिए। ये जो u वेक्टर लिया है, ठीक है, तो हम इसीलिए हम u ले रहे हैं कि b के बारे में हमें नहीं पता कि b इधर मौजूद है या इधर मौजूद है या इधर है। तो u में तो हमें फिर फर्क नहीं पड़ता कहीं भी मौजूद हो, हमें तो सिर्फ डायरेक्शन के तौर पे ले रहे हैं हम। ठीक है, तो अब आप एक काम करो ना, इस इक्वेशन का u के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो। किसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो? u डॉट z, ये चलें इस तरह से कर लेते हैं, z डॉट u इज इक्वल टू b डॉट u माइनस बी हेड डॉट u। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये तो हो गया ना जीरो। इसका मतलब है हमारे पास ये चीज बची b डॉट u माइनस बी हेड डॉट u। ठीक है, अच्छा जी, अब एक काम और कीजिए आप कि बी हेड जो है ना इसको ले लें आप, इसका मैग्नीट्यूड अल्फा ले लें और इसकी डायरेक्शन जो है वो दे सकते हैं कि देख रहे हैं ना बी और यू एक ही डायरेक्शन में। तो हमने बी बी डॉट यू
माइनस अल्फा यू डॉट यू। तो यहां से आपने अल्फा कैलकुलेट कर लिया जनाब, अल्फा बराबर आ गया बी डॉट यू अपॉन यू डॉट यू। और जब अल्फा आ गया तो हमारे पास बी आ गया, बीटा हेड आ गया। बीटा हेड इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स यू, यानी दूसरे लफ्जों में अल्फा की वैल्यू रख देते हैं बी डॉट यू अपॉन यू डॉट यू इंटू यू। ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये अब मैं आपको बताता हूँ इस पर्टिकुलर केस में बी हेड कैसे निकलेगा। सही है जी। ओके, लेट्स डू इन दिस पर्टिकुलर केस। देखिए पर्टिकुलर केस में आपको मतलब है कि u जो है ना, कोई सा भी वेक्टर अलोंग दिस लाइन लेना होगा। तो आपको पता है ना, इसकी जो इक्वेशन थी, इस लाइन की इक्वेशन वो थी 2x1 माइनस x2, 2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू। तो अगर आप u ले रहे हैं ना कोई, तो मेक श्योर उसके कंपोनेंट्स जो है ना इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कोई सा भी u ले लें, जैसे मैंने पहले कहा था आपसे, कोई सा भी u ले लें। तो u अगर हम 1 2 ले लें तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, ठीक है। तो अब हमारे पास जब ये और याद रहे b जो था ना, ये हमें दिया हुआ था, b वाज, इफ यू रिमेम्बर, ये 3 2 था। तो जनाब आप देखें अल्फा कितने, बीटा हेड कैसे मजे से आ गया। बीटा हेड इज इक्वल टू b डॉट यू अपॉन u डॉट यू, u डॉट यू इंटू यू। अच्छा b डॉट यू, ये देखें ये b है और ये u है। डॉट प्रोडक्ट हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन आज फिर पढ़ेंगे, लेकिन बहुत सिंपल होता है। b डॉट यू का मतलब क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4। और ये जो यू डब्ल्यू है वो ये हो जाएगा, सॉरी यू डॉट यू जो है ना, ये हो जाएगा 1 प्लस 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/5, 7/5। और u की वैल्यू तो आपको पता ही है, u हमने क्या लिया है 1 2। तो ये जनाब बी हेड आ गया। ये वही बी हेड है जो हमने लास्ट टाइम 2 3 मुख्तलिफ तरीकों से भी निकाला था, ठीक है। उसके बाद अब इक्वेशन आप सॉल्व कर लें, अब तो कोई मसला नहीं रहा। अब मैं इस बॉक्स में इक्वेशन सॉल्व करता हूँ, ये वही पहले भी सॉल्व हो चुकी हैं। अब इक्वेशन ये हो जाएगी ना, ए हमारे केस में क्या था 1 2 2 4, और जो हमारा बी हेड आया है वो ये आया है। पहला कंपोनेंट 7/5 है, दूसरा कंपोनेंट जो है वो 14/5 है, ठीक है। और अगर आप इसको इकोलोन फॉर्म में रिड्यूस करें तो आपने देख लिया कि सेकंड रो जो है ना, पहली रो का डबल हो गई है, तो सेकंड रो गायब हो जाएगी। 1 2 7/5 0 0 0। तो हमारे पास जो सिस्टम बचेगा ना, वो ये बचेगा, क्या बचेगा, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 7/5। तो हमारे पास x2 जो है वो क्या आ गया, फ्री आ गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि ओरिजिनल सिस्टम में तो एक भी सोल्यूशन नहीं आ रहा था, नए सिस्टम में इन्फिनिटली मेनी आ गए, तो ठीक है। हमने ये थोड़ी कहा था कि हमें यूनिक सोल्यूशन चाहिए, हमने तो ये कहा था कि ax इज इक्वल टू बी हैज नो सोल्यूशन, लेट्स ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ ax इज इक्वल टू बी है। तो वो आ गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे एक आंसर इसका मांगू, लेट्स से x2 0 है, तो x1 क्या हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा, यही होगा ना, एक सोल्यूशन आ गया, ठीक है। और ऐसे बेशुमार सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये जो मेथड था ना, कौन सा वाला मेथड, ये कि हमने यहाँ से स्टार्ट लिया, b इज इक्वल टू बी हेड प्लस जी, फिर इधर चले गए, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। सो लेट्स गो टू स्लाइड नंबर, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। So here we go, let's move to the next one. Okay जी।
ओके, ऑलराइट। अच्छा, ये वही चीज़ है जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी ना मैंने, 1.4, 0 सॉल्यूशन आया था, ठीक है? और ये तो वही चीज़ है, AX इज़ इक्वल टू दिस। यहाँ से तो हमने अपना जर्नी शुरू किया था ना, AX इज़ इक्वल टू B हैट, ठीक है? ऑलराइट। अच्छा, अब यहाँ पे उसने ये भी बता रहा है कि ये जो सेगमेंट है ना B और B, ये वही सारी चीज़ें रिपीट कर रहे हैं ना, देखें यही तो हुआ ना हमारे पास। ये हमारी लाइन थी, ये हमारा वेक्टर B था, तो ये जो हमने सॉल्यूशन निकाला है ना AX हैट, और ये जो B है, ये एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है ना। ओके। अच्छा, अब हम कह रहे हैं इसको जनरलाइज कर रहे हैं, राइट? तो हम कौन से आइडिया कर रहे हैं? लेंथ, ऑर्थोगोनैलिटी एंड ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, ये सारी चीजें हमने देखनी है, ठीक है जी। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम वही चीज जो हमने पहले भी कई दफा पढ़ी है, इनर प्रोडक्ट दोबारा पढ़ लेते हैं। दो वेक्टर अगर है u एंड v, तो इसका इनर प्रोडक्ट क्या होगा? पहले तो नोटेशन u डॉट v, इसका मतलब ये होगा कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको और इसको और सबको ऐड कर लेना है। लेकिन ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन है, लेकिन ये डेफिनेशन अगर और तरीके से भी आ सकती है कि v को आप वेक्टर तो था ही ना, उसको एज ए मैट्रिक्स ले लें, और u को जो है ना u ट्रांसपोज करके उसको भी एज ए मैट्रिक्स ले लें। तो अब इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा। तो इसीलिए जो है ना ये u डॉट वी जो है ना, आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें, या इसको आप इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स नोटेशन भी लिख सकते हैं। तो दोनों यूज होते हैं, लिहाजा दोनों आपको बता दिए हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि अगर आप v डॉट यू लें तो आपको ये चीज मिलेगी, अगर आप u डॉट v लें तो आपको ये चीज मिलेगी, लेकिन ये तो बराबर है ना, v1 u1 और u1 v1 सेम है, सिमिलरली ये सेम है। तो ये फार्मूला प्रूफ हो गया, ये पहला वाला फार्मूला, कि अगर u एंड v और w डॉट u सेम होंगे, इसको क्या क्या कहा जाता है? कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिव का मतलब यही है कि ऑर्डर चेंज हो जाए ना तो फर्क नहीं पड़ता फाइनल ऑपरेशन पे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से तीन वेक्टर है ना, तो ये वाला रिलेशन कहलाता है एसोसिएटिव, नहीं सॉरी एसोसिएटिव नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा, इसको सोचा करें कि नाम ऐसे क्यों रखे हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो आप गौर करें यहाँ पे डॉट जो है ना वो एक जगह लिखा हुआ था, अब यहाँ दो जगह आ गया, तो बेसिकली आपने डॉट को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बजाय ये कि आप सम करने के बाद डॉट लें, आपने इंडिविजुअल डॉट लिया, बाद में सम कर लिया, तो सेम थ्योरम 1 का दूसरा पार्ट आ गया। अब हम देखते हैं कि इसके मजीद और क्या क्या पार्ट हैं। चलें जी, तो मजीद देख लेते हैं। अच्छा, सी जो है वो सिंपल है कि अगर आपने कोई एक u लिया है ना और एक कोई v लिया है, तो आप u को एक c से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी एक और वेक्टर भी बना सकते हैं। अब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ये सब सेम है, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। अच्छा, ये डी है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने u डॉट वी तो कर लिया ना, लेकिन अगर आप u डॉट यू करेंगे तो यकीनन आप समझ गए वो ये आएगा, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर ब्ला 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 प्लस un स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, तो ये जो क्वांटिटी है ना, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आएगी, नेगेटिव कभी भी नहीं जाएगी। ये पहला वाला पार्ट हो गया कि u डॉट यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, अगर u डॉट यू जीरो हो रहा है तो आप जरा खुद सोचें कैसे होगा। अगर मैं आपसे कहूंगा ये चीज जीरो है, तो साहब ये तो कैसे जीरो होगी? देखें, आपके पास नंबर्स हैं जो कभी नेगेटिव नहीं हो रहे, यानी अगर ऐसा होता ना कि कभी प्लस हो जाए कभी माइनस हो जाए तो एंड होकर भी जीरो हो सकता है। यहाँ तो सारे प्लस हैं और सारे पॉजिटिव हैं, तो जीरो का मतलब है इंडिविजुअल कंपोनेंट को जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर u डॉट यू जीरो है तो वो जब ही पॉसिबल है जब ओरिजिनल वेक्टर नल वेक्टर हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और अगर u डॉट यू जीरो है तो फिर यकीनन u क्या होगा? नल वेक्टर होगा। अच्छा, अब इन्होंने कहा है कि b और c को आप कंबाइन करके एक नया रिजल्ट बना सकते हैं, c1 u1 c2 u2 अप टू लास्ट डॉट w, c1 u1 w एंड सो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं जो हम आगे जाके
यूज करेंगे। ठीक है ना। सो अब चलते हैं लेंथ ऑफ ए वेक्टर की तरफ चलते हैं। वो आपको पहले से भी पता है क्या होती है लेंथ ऑफ वेक्टर, दोबारा से देख लेते हैं। लेंथ ऑफ वेक्टर फॉर एनी, ओके जी, राइट। अच्छा, अभी लेंथ ऑफ वेक्टर जो है वो देखें सिंपल है। आपके पास यू हैव समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये तो वेक्टर हो गया ना, लेकिन ये चीज क्या हो गई, ये लेंथ ऑफ ए वेक्टर हो गया। तो हम इसको देखना चाहते हैं कि लेंथ ऑफ वेक्टर को हम कैसे कैलकुलेट कर लें। दो डायमेंशन में तो आसान होता है ना, आपको दो डायमेंशन में आपको याद है ना क्या आसान होता है। अगर ये अल्फा बीटा है और ये गैमा डेल्टा है, तो आप क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो इसी को हम जनरलाइज कर रहे हैं एन डायमेंशन में। तो वो देखें कैसे जनरलाइज हो रहा है। अच्छा, आपको एक आइडिया भी आ गया है ना कि अगर एक पॉइंट ओरिजिन हो तो फिर जो लेंथ होती है वो जो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, कौन से कोऑर्डिनेट्स, v1 v2, v एक वेक्टर है और इसकी लेंथ कह लो या नॉर्म कह लो, एक ही चीज है। और इसका नोटेशन भी थोड़ा सा नया आ गया है। देखें पहले नोटेशन ये होता था, अगर v है ना तो आप दो वर्टिकल लाइन लगा देते थे, लेकिन अब दो नहीं, मतलब पेयर ऑफ वर्टिकल लाइंस होंगी दोनों साइड पे, तो नोटेशन है ना, ठीक है। ओके, तो जो डेफिनेशन है ना इसकी वो ये होगी कि v का अगर नॉर्म लेना है तो आपको पता है ना, जैसे मैंने पहले बताया, वो ये है ना v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप गौर करें, ये जो v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, ये v का v के साथ डॉट ही है ना। तो नॉर्म का मतलब ये हो गया कि v का v के साथ डॉट लें और स्क्वायर रूट ले लें, इज दिस। और अगर आप स्क्वायर रूट को पसंद नहीं है तो ठीक है, आप बाद में कभी ले लीजिएगा। अगर स्क्वायर रूट पसंद नहीं है तो आप लेंथ का स्क्वायर निकाल लें। वही बात आ रही है ना पाइथागोरस में, एक होता है रिलेशन ए बी सी। तो आमतौर पर रिलेशन क्या होता है, सी इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर आप पाइथागोरस देखें तो पाइथागोरस थ्योरम ये है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप उसको वैसे लिख लेते हैं। तो अब ये कहता है कि हम दो डायमेंशन में तो हम बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं कि अगर v बराबर a भी, तो हमें पता है नॉर्म ऑफ v क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो यही वाली चीज है, ये वेक्टर जो है ना, ये मैंने c के बजाय इन्होंने क्या लिया है, इसको v लिया है, ठीक है जी। तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं स्क्वायर रूट इधर ले जाऊं तो ये चला जाएगा। तो इसका मतलब है नॉर्म v जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट हो गया। और ये डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड b है। पिक्चर ये मैंने बना दी है आपके लिए। अच्छा, ये भी फिर वही बात आ गई, अगर कोई एक v है और एक कोई c है, तो नॉर्म ऑफ सी भी जो है ना, आप एक तरीका तो है ना कि आप v को c से मल्टीप्लाई करके वेक्टर निकाल के बैठ जाएं। दूसरा तरीका ये है कि आप v का मैग्नीट्यूड, v का नॉर्म ले लें और c के मैग्नीट्यूड से उसको आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा। ओके, अच्छा, इसी को हम जरा कंटिन्यू करते हैं। लेंथ ऑफ ए वेक्टर, अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं डिस्टेंस इन आर। सेकंड पे चलते हैं। ओके, ओके जी। डिस्टेंस इन, ओके, लेट्स सी कि ये जरा मैं ये आपको समझा दूं। आपके पास फर्ज कर लेते हैं कि एक वेक्टर है v
ठीक है जी, और दूसरा वेक्टर है हमारा u। ठीक, जो डिस्टेंस होता है ना वो ये होता है फ्रॉम हेड टू हेड होता है डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हम इस वेक्टर को देखें तो अगर आप याद करें, अगर मैं इस वेक्टर का नाम थोड़ी देर के लिए x रख लूं, तो वो याद है ना लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के, जो टू वेक्टर सेम सेंस में होते हैं वो थर्ड वेक्टर इन अपोजिट सेंस में होते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ना z प्लस v बराबर हो जाएगा u के। इसका मतलब है हमारा z जो है ना वो u माइनस v हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस z की जगह, ये मैंने x लिखा है यहाँ पे, चलें वो वाला सही कर लेते हैं। इसको हम इसको बेसिकली z ले लें। ठीक है, दिस वेक्टर इज z। तो आपका z किसके बराबर हो गया, z किसके बराबर हो गया, u माइनस v के। तो याद है आप क्या बात कर रहे थे कि हमें u और v के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। तो आपको पता है ना कि डिस्टेंस जो है वो नॉर्म भी होती है। तो यहाँ पे जो है ना u एंड v के दरमियान डिस्टेंस जो है इस वेक्टर z का नॉर्म है, लेकिन हमने z देख लिया, z किसके बराबर है, u माइनस v। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो है वो क्या होता है, बाय डेफिनेशन नॉर्म ऑफ द वेक्टर व्हिच इज द डिफरेंस ऑफ द गिवन टू वेक्टर्स। और ये एग्रीमेंट आपको 2 डायमेंशन में भी मिल रहा था, 3 डायमेंशन में। देखें याद है ना, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में क्या होता था, एक वेक्टर ये होता था, एक वेक्टर ये होता था, फिर आप कहते थे, क्या कहते थे कि अगर मेरा ये नीचे वाला u है तो ये जनाब अली होगा, इसके जो पॉइंट्स होंगे वो u1, u2 होगा, और ये अगर मेरा v है तो इसके पॉइंट्स क्या होंगे, v1, v2 होगा। तो जब हम डिस्टेंस निकालते तो हम डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करते थे ना, बाद में हम रूट ले लेते थे। तो यही तो आधा था। ठीक है, ये यही चीज जो है वो क्या है, मतलब है कि ये तो हमारे पास पुरानी नॉलेज है ना, लेकिन ये नॉलेज अगर आप गौर करें तो इस चीज का, 2 वेक्टरों का क्या है, ये नॉर्म है। ठीक है, u1 माइनस v1, u2 माइनस v2, एक नया वेक्टर बन गया ना, और उसका नॉर्म यही होता है कि कंपोनेंट को स्क्वायर करके रूट ले लेते हैं। तो ये फार्मूला जो है काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला फार्मूला, क्या, डिस्टेंस u v, यू अंडरस्टैंड इट इज the magnitude of the vector u minus v, या it is the norm of the vector u minus v। ठीक है जी, ऑलराइट, ओके। अच्छा, अब हम देखते हैं हम यहाँ करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, ये तो डिस्टेंस डिफाइन कर लिया ना, अब हम देखना चाह रहे हैं कि व्हाट इज अवर ऑब्जेक्टिव। तो थोड़ा सा मैं इसको जरा ऊपर ले जाता हूँ। ओके, ओके, अच्छा थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा। ओके जी, अच्छा यहाँ पे ये जो सारी ये जो 4-5 लाइन की एनालिसिस है ना, लग ऐसा रहा है कि हमने इन 4-5 लाइन में इस पिक्चर को लिया है, यानी ये बेसिकली 90 डिग्री है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो 4-5 लाइनें हैं ना, ये इस केस में भी वैलिड होंगी। किस केस में वैलिड होंगी कि देखें, असल में यहाँ पे जो खेल चल रहा है ना वो वही 2 वेक्टर्स का है। ये मेरा u है और ये जो है ना ये मेरा v है। ठीक है, तो जाहिर है ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस v हो जाएगा ना, रिवर्स चला गया, माइनस v। लेकिन अगर हम ये वाली पिक्चर के बजाय अगर ये वाली पिक्चर देखें ना, ये वाली, यानी बेसिकली ये तो वही u रहने दें, इसको आप ले लीजिए v, और इतने ही डिस्टेंस पे एक दूसरा वेक्टर ले लें अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस v, और फिर आप इनको आपस में मिला दें। कहने का मतलब है कि ये जो 4 लाइनें हैं ना, ये इसके लिए भी वैलिड है, और जाहिर है इसका वैलिड का मतलब है डजंट मेक एनी डिफरेंस ये एंगल कितना है, तो जाहिर है वो फिर इसके लिए भी वैलिड हो जाएंगी। लेकिन जब हम आगे जाएंगे ना, अगली जो 4 लाइन है उसमें फिर हम
ये जो लेफ्ट वाली पिक्चर है ना, इसको कंसीडर करेंगे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो कि सर ये जो 4 लाइनें लिखी हुई हैं वो 1 2 3 4 इसमें ऐसी क्या खास बात है कि इस साइन को 90 डिग्री लिया गया है? कोई खास बात नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो 4 लाइनें लेफ्ट पिक्चर के लिए भी वैलिड है, राइट के लिए भी वैलिड है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये तो अभी हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं ना कि डिस्टेंस बिटवीन यू वी क्या होता है, वो डिफरेंस वेक्टर के नॉर्म का स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर डिस्टेंस है ना। तो अब ये जो u माइनस वी, अच्छा पहले आप मुझे ये बता दोगे u माइनस वी जो है ना, ये आपके पास कौन सा वाला वेक्टर होगा? अगर आप और करें, इस पिक्चर में देखें तो ये वाला वेक्टर होगा u माइनस वी। ठीक है, और यही हाल यहाँ पर होगा कि अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये वाला वेक्टर जो है ना, ये वाला u माइनस वी होगा। राइट, तो ये पिक्चर ले लो या ये पिक्चर ले लो, सेम है। ओके, तो u माइनस वी के नॉर्म का स्क्वायर जो होगा ना, डॉट विद इटसेल्फ, याद है ना वो फार्मूला कि ए डॉट ए जो है वो होता है नॉर्म ऑफ ए स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमने ए की जगह क्या लिया है, u माइनस वी लिया है। ठीक है, सो दिस हो गया। अच्छा, अब यहाँ से आपने सिंपली क्या किया है, इसको जरा एक्सपेंड कर दिया है, u के साथ इन दोनों को ले लिया है, फिर माइनस v के साथ इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया। ये दोनों पिक्चर के लिए वैलिड, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, लेफ्ट के लिए भी है, राइट के लिए भी है। यानी कहने का मतलब है कि डजंट मेक एनी डिफरेंस अगर u एंड v परपेंडिकुलर हैं, जो कि लेफ्ट पिक्चर है, और u एंड v परपेंडिकुलर नहीं है, जो कि राइट पिक्चर है। ये लाइन बिल्कुल क्लियर है। अब हमने क्या किया, इसको हमने सिंप्लीफाई किया। यहाँ से 2 टर्म्स आएंगी, यहाँ से 2 टर्म्स आएंगी, 4 हो गई ना। लेकिन 2 टर्म जो है ना वो ये वाली होंगी, एक तो ये होगी और एक ये होगी। इसमें पता क्या करोगे आप, आपको पता है ना डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो इसको आप रिवर्स वर्जन ले लोगे, u डॉट वी, तो ये मिलकर हो जाएगा माइनस u डॉट वी, और ये u डॉट u आपको पता ही है, ये नॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ u है, और ये जो दूसरा है ये नॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ v है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि हमने ये फार्मूला एस्टेब्लिश कर लिया है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस between u and v is the norm of square u plus norm v minus 2u dot v। ओके, अगर इस ऊपर वाले पिक्चर में देखें, v को आप कोई भी नाम दे लें, अगर हम v को माइनस वी कहेंगे तो भी चीज वैलिड होगी। हमने v की जगह माइनस वी रख दिया, तो ये v की जगह माइनस वी रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगेन बार बार जोर दे रहा हूँ कि ये जो 4 लाइनें हैं ये दोनों पिक्चर्स के लिए वैलिड है, यानी एंगल बिटवीन u एंड v डजंट मैटर। लेकिन जैसे ही हम ये जुमला लिखते हैं, ये लिखा है ना, सिंस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, इसका मतलब ये हुआ कि देखें ये वाला जो वेक्टर है ना, ये तो u माइनस वी है ना, और ये जो उधर गया है ये u प्लस वी है पिक्चर के हिसाब से, और यही हाल यहाँ पर है। ये वाला u था ना, ये वाला u था, तो ये वाला जो था ना u भी बहुत ज्यादा बिगर है कंपेयर टू u माइनस वी, इसलिए कि एंगल 90 नहीं है ना, लेकिन ये वाले एंगल है 90, तो इसमें पिक्चर सिमेट्रिक है, तो इस केस में ये दोनों चीजें बराबर होंगी। इसका मतलब है हम ये अज्यूम कर रहे हैं, क्या अज्यूम कर रहे हैं, लेफ्ट पिक्चर, यानी यहाँ पे अजम्पशन क्या है कि u एंड v आर परपेंडिकुलर। जब u एंड v परपेंडिकुलर होंगे ना तो ऊपर की चारों लाइनें भी वैलिड होंगी, इसलिए कि वो तो हर चीज के लिए वैलिड है। लेकिन इन पर्टिकुलर फिर जब u एंड v परपेंडिकुलर है तो u डॉट v, आपको पता है ना इसका एक और भी तो फार्मूला है ना, ये u इंटू वी इंटू कॉस 90, तो कॉस 90 तो 0 होगा ना, तो ये चीज बराबर होगी 0 के। तो इस केस में u डॉट v तो हो गया आपका 0। ठीक है, और यही डेफिनेशन होती है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर इफ u डॉट v इज 0। लेकिन जब ये u डॉट v 0 हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो फार्मूले हैं ना, अगर u एंड v परपेंडिकुलर हैं तो इसमें u डॉट v को आप क्या कर लें,
जीरो कर लें। तो अब देखें, मैं सारी चीजें यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। अब आपका मतलब समझ गए आप कि अब हमने वो जो ओरिजिनल पिक्चर है ना उसी को देखना है, इसलिए कि हमने ये जो लिखा है ना, ये डिस्टेंस कौन सा u और माइनस v का डिस्टेंस और u v का डिस्टेंस सेम है, तो हम देखें यहाँ पे गौर से देखें, बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो इसका इंटेंशन शुरू से यही था कि u एंड v को ऑर्थोगोनल लेके चलना है, लेकिन चूंकि ये चार लाइनें इतनी इंपॉर्टेंट हैं और ये इन जनरल सेटअप में भी ट्रू है, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपको बताऊं कि ये जो 4 लाइंस का डेरिवेशन है ये लेफ्ट राइट दोनों के लिए वैलिड है, यानी यू एंड बी परपेंडिकुलर हो तब भी वैलिड है, ना हो तब भी वैलिड है, इसलिए मैंने ये इतना जोर दिया है। लेकिन अब क्लियर हो गया ना कि अब हम इसको लेके चल रहे हैं। तो अब मैं इसको इरेज करता हूँ और अब आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। देखें यहाँ से शुरू हो गया ना, ये 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज जो है ना इसके बराबर हो गई, बल्कि यहीं पे कर देते हैं ना, ये भी 0 हो गया, इसका मतलब है ये भी 0। इसका मतलब अब ये हुआ कि ये जो दो डिस्टेंसेस है ना, ये और ये आपस में क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, ये दो डिस्टेंस क्या हो गए, सेम हो गए। यानी इनका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस, या बल्कि ये कह लेना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो गए, सेम हो गए। इसलिए कि यही वेक्टर जो था ना, ये वाला वेक्टर, यही तो u माइनस वी था, और वो जो ऊपर वाला था वो क्या था, u प्लस वी था। और सेटिंग इस तरह से चल रही थी, ये इधर था, ये इधर था, ये हमारा u था, ये हमारा v था, और ये हमारा माइनस v था। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब अगर आप गौर करें, आम, आम, दूसरे लफ्जों में अब हम इसको देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है यार, इसका मतलब यही हो गया ना कि डिस्टेंस बिटवीन u एंड v, हम पहले ही देख चुके हैं कि ये u प्लस v का जो है ना वो नॉर्म होता है, ये चीज डिस्टेंस बिटवीन u एंड v, बल्कि सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन u एंड v के बजाय ये चीज ले लो ना कि ये दोनों क्या है, सेम है, u एंड माइनस v। जैसे यहाँ पिक्चर से नजर आ रहा है कि ये वाला जो मैग्नीट्यूड है और ये वाला मैग्नीट्यूड है, तो इसका मतलब होगा कि ये वाला मैग्नीट्यूड, अब तो पाइथागोरस थ्योरम आ गई ना, इज इक्वल टू, बल्कि दोबारा कहता हूँ, द स्क्वायर ऑफ दिस लेंथ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस। तो ये वाला जो वेक्टर है ना, आप u माइनस वी ले लें या उधर जाके देख लें u प्लस वी, चलें इस पे देख लेते हैं, यहाँ ज्यादा आसानी समझ में आ जाएगा। u प्लस वी का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा u स्क्वायर वी स्क्वायर का, तो यही तो लिखा हुआ है, सिवाय इसके कि इसमें एक टाइपो है। क्या टाइपो है भाईजान, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना u प्लस वी, ये असल में स्क्वायर है, और यही तो मशहूर पाइथागोरस थ्योरम है जो कि हमें पहले से पता है, 2 डायमेंशन और 3 में। अब ये जनरल प्रूफ हो गई। ठीक है, अब इसको हम लेकर आगे चलेंगे। ओके, राइट, यही जो है ना असल में पाइथागोरियन थ्योरम है, इसी को इसने अगले पेज पे लिखा हुआ है, अगेन विद सेम टाइप को कैरी करते हुए। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है, ये नीचे आ गई ना, नहीं, ओके, ये आ गई जनाब पाइथागोरियन थ्योरम। अगेन यू हैव ए टाइपो हियर। ठीक है ना, चलें अब इस आइडिया को लेकर हम आगे चलते हैं। अब हमने कहा एक चीज डिफाइन करते हैं, ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट। ठीक है, आपके पास एक बहुत बड़ा आरएन था, आपने क्या किया जनाब, अच्छा ठीक है, मतलब है कि इस आरएन का आपने एक सबसेट लिया, ठीक है, जो कि डब्लू के नाम से मशहूर है, मतलब एक सबसेट ले लिया, उसका नाम आपने डब्लू रख दिया। मतलब मिसाल के तौर पर अगर आरएन जो है वो सिर्फ 3 है, ठीक है ना, x1 x2 x3, तो आपने क्या किया कि जो W है वो ये सारे वेक्टर्स हैं जो x1 x2 प्लेन में है, ठीक है, तो W बन गया। फिर आपने कहा कि अगर एक वेक्टर z ऐसा है जो W के हर वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, मिसाल के तौर पर आप ये वाला वेक्टर ले लें, अब ये वाला ले लें, इन खास बात क्या है इन वेक्टरों में, इनमें ये बात है कि इनका सिर्फ
थर्ड कंपोनेंट पॉजिटिव है, फर्स्ट एंड सेकेंड कंपोनेंट क्या है सबका, 0 है, ठीक है। तो ये वाले जो वेक्टर्स हैं ना, ये इसके हर वेक्टर पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो जनाब ये वाला जो कलेक्शन है ना, Z भी कलेक्शन है, W भी कलेक्शन है। देखिए Z का मतलब सिर्फ ये तो एक है ना, ये एक और Z की वैल्यू आ गई, ये एक और आ गई, यहाँ पे एक और नजर आएगा। तो Z भी असल में कलेक्शन है और W भी कलेक्शन है, लेकिन खास बात यह है कि Z जो है ना वो W के हर वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। तो हम कहेंगे द सेट ऑफ वेक्टर्स Z, वही that are orthogonal to W is called orthogonal complement of W। तो बेसिकली ये जो कलेक्शन है ना सारा, ये ऑर्थोगोनल हो जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं ये कहूं कि W जो है मेरा वह x1 x2 प्लेन है, R3 की बात हो रही है, तो Z जो होगा ना वो ये वाला कलेक्शन हो जाएगा, अल्फा 0 0 अल्फा एनी रियल नंबर, ठीक है। याद है ना, अगर x1 x2 में कोई वेक्टर है तो वो इस किस्म का होगा ना, 0 बीटा गामा टाइप का होगा ना, इसलिए सॉरी उल्टा लिख दिया, बीटा गैमा 0, इसलिए कि x1 x2 प्लेन है ना, थर्ड कंपोनेंट तो 0 होगा, ठीक है। और ये वाला जो वेक्टर्स हैं, अच्छा मेरे ख्याल ये मैंने सही नहीं लिखा, 0 0 अल्फा होगा ना, इसलिए कि z का मतलब है ना थर्ड कंपोनेंट नॉन जीरो है। तो यहाँ पर थर्ड कंपोनेंट 0 है, पहले दो कंपोनेंट कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे पहले दो कंपोनेंट है, थर्ड कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है। जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा ना। सिंपल बात है यार, एक दफा और बता देता हूँ। अगर ये मेरा W है तो फिर ये सारे के सारे वेक्टर जो हैं ये W पे परपेंडिकुलर होंगे और यही फॉर्म करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे, ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ W। और इसको लिखे हम ऐसे जाएंगे, कैसे लिखा जाएंगे, इस तरीके से लिखा जाएगा, Z इज WT, मतलब Z जो है ना W पे परपेंडिकुलर है, ये उल्टा T बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए ना आपको, अपने एक बना करके, ये W है और ये Z है। हम जरा देखना चाहते हैं कि हमने जो चार कंसेप्ट पहले लिए थे ना, याद है ना चार कंसेप्ट कौन कौन से। जब भी कोई A होता है मैट्रिक्स, तो हमारे पास ये चार कंसेप्ट मौजूद हैं। रो ए भी उसका निकाल सकते हैं, कॉल ए भी निकाल सकते हैं, नल ए भी निकाल सकते हैं, नल एटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम देखना चाह रहे हैं इन चारों में रिलेशन क्या है, बल्कि और करें इसने लिख दिया है कि रो ए जो है वो नल ए जो है वो रो ए पर परपेंडिकुलर होता है, इस तरह समझ लें आप। और नल एटी जो है वो क्या है, कॉल ए पर परपेंडिकुलर होता है। इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं, रो ए इज परपेंडिकुलर टू नल ए एंड कॉल ए इज परपेंडिकुलर टू नल एटी। अच्छा, इस थ्योरम से पहले और इसके प्रूफ से पहले मैं चाहता हूं कि मैं अगले पेज पे चला जाऊं। मतलब पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं ना, फिर वापस इसी में आएंगे। हैं जरा एग्जांपल से क्लियर हो जाती हैं चीजें। पहले इस एग्जांपल को देख लेते हैं। दिस इज द एग्जांपल। ओके, ओके जी। नहीं, थोड़ा सा नीचे करना, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ओके जी। इफ यू रिमेम्बर, ये एग्जांपल हमने पहले भी की थी, जब हम मेरे ख्याल चैप्टर 3 में थे शायद, या 4 में होंगे। और आपको याद होगा इसका टाइपो भी, इसमें एक टाइपो थी और आपको भी याद होना चाहिए, ये 2 नहीं है, ये क्या है आपका, -2 है, ठीक है। 1 0 -1 2 0 -2, तो ये आपकी एक ए है। सबसे आसान जो है, अच्छा खैर ठीक है, आसान मुश्किल को तो खैर बात दूसरी है। देखिए, अगर आपको रो निकालना है, कॉल निकालना है और नल ए निकालना है, तो तीनों चीजें एक ही रो ऑपरेशन की सीक्वेंस के बाद आ जाएंगी। नल एटी जरा डिफरेंट है। चलें, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं सिर्फ आपको याद करा रहा हूँ कि इसको आपने हल करना है तो सबसे पहला आपने एक रो ऑपरेशन करना है। क्या हो गया भाई,
सबसे पहले जो आपने रो ऑपरेशन करना है वो क्या करना होगा कि 1 0 -1 को आपने एज इट इज रखना है, 1 0 -1 और इसका -2 इसमें ऐड करना है। तो देखें ये गायब हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको गौर से देखें, इसमें एक ही रो बची है ना नॉन जीरो, 1 0 -1। तो मेरा ख्याल है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि बेसिस ऑफ रो ए क्या है। आमतौर पे तो हम बेसिस इस तरह लिखते हैं ना 1 0 -1, इसलिए कि रो में हम रो वेक्टर प्रीफर करते हैं। लेकिन अगर आपके पास हर तरफ कॉलम वेक्टर चल रहे हैं तो आप इसको भी कॉलम वेक्टर के तौर पे लिख सकते हैं। तो ये आप समझ गए ना, बेसिस ऑफ रो ए इज 1 0 -1। 1 0 -1 के सारे मल्टीपल रो ए फॉर्म करेंगे। ओके, अच्छा ये कौन बताएगा कॉल ए की बेसिस 1 2? इज समबडी इज देयर? यूसुफ हैं या चले गए? अतीक, कितने बच्चे बैठे हैं? हेलो जी सर। अतीक? जी सर 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं, चलो ठीक है। ओके, तो ये जो कॉल है ना वो पता कैसे आता है? देखें, ये आपने जब ये ऑपरेशन जो किया है ना, तो आपको कौन सा पिवट कॉलम नजर आ रहा है? पहला कॉलम पिवट कॉलम है ना 1 0। रो भी पहली थी पिवट, लेकिन रो स्पेस में ये होता है कि आप इसको हम बी का नाम देते हैं ना। रो में ये होता है कि बी से ही सारे नतीजे आ जाते हैं कि कौन सी पिवट रो है और कौन बेसिस फॉर्म करेगा। लेकिन कॉल के लिए एहतियात करनी होती है, बी से आइडिया लेते हैं। आइडिया क्या मिला बी से कि फर्स्ट कॉलम इज ए पिवट कॉलम। तो हम 1 0 को बेसिस नहीं बनाएंगे, हम 1 2 को बनाएंगे। तो इसीलिए आपको यहाँ 1 2 नजर आ रहा है। अच्छा, नले आपको बता देता हूँ, नले सिंपल है ना। जब आप यहाँ पहुंच गए ना 1 0 -1 पे, तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी? x1 माइनस x3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा इसको तो हटा दें। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा x जो है वो इसके बराबर होगा, x1 2 x3। इसका एक और मतलब भी है कि हम x1 की जगह क्या लिख सकते हैं, x3 लिख सकते हैं। अच्छा, बाय द वे इसमें फ्री वेरिएबल कौन कौन से हैं? x3 भी फ्री है और x2 भी फ्री है। तो ये आपको याद है ना, फ्री वेरिएबल को हम इस तरीके से लिख लेते हैं। तो अब इसमें से हम x2 अगर कॉमन निकालें तो हमारे पास बचेगा 0 1 0, और अगर हम x3 कॉमन निकाल लें तो हमारे पास बचेगा 1 0 1। तो भाईजान यही दो वेक्टर, कौन से दो वेक्टर, 0 1 0 एंड 1 0 1, यही तो फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं? नल ए की बेसिस। तो ये भी समझ में आ गया ना, नल ए की बेसिस। ये सारा काम हम पहले कर चुके थे, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ। इसके लिए थोड़ा काम करना होता है। याद है क्या काम करना होता है? पहले 80 निकालना होता है। आप इसको ऐड करेंगे तो गायब हो जाएगा। तो 1 2 का मतलब क्या हुआ? अगर हम x2 को 1 ले लूं तो x1 -2 हो जाएगा। तो ये भी आ गया। अच्छा, आप जरा देखें, पिक्चर में देखिए आप जरा, ये जो रो स्पेस थी ना वो ये वाली थी, ठीक है? और ये जो कॉल वाली थी ना 1 2, वो ये थी, दिस वाज द कॉल। क्लियर हो गया? अच्छा, अच्छा, नल ए जो है वो ये है, ठीक है? नल ए है, तो ये वाली चीज आ गई ना, नल ए एंड रो ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस तरफ क्या हुआ है, एक कॉल है दूसरा नल एटी है। तो ये चीज आ गई कि नल एटी और कॉल ए क्या है, एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर। ये देखें एंगल 90, ठीक है? तो अब इसी चीज को जो है ना, अच्छा आप गौर करें ना, चले इसी को गौर करके देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, इसको नहीं, इसको देख रहे हैं। देखिए ये इसलिए हो रहा है कि जब आप रो ए और नल ए निकाल रहे थे ना, चले नल ए की बात कर रहे हैं, तो आप यही कर रहे थे ना, इसको आपने रिड्यूस इकोलोन फॉर्म में किया, ठीक है? और फिर ये वेक्टर निकाला। लेकिन अगर आप गौर करें, आप असल में ये कर रहे हैं कि जब ये काम हो जाएगा ना, तो ये वाली चीज जो है ना x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0, यही तो हमें वो देगी, क्या देगी? नल ए देगी। तो लेकिन इससे क्या हुआ है, ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे में परपेंडिकुलर हो गए ना,
यानी नल ए का हर वेक्टर रो ए के हर वेक्टर पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये चीज आ गई, इसी को इसने थ्योरम बनाया हुआ है। हम जरा थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जिसको हमने छोड़ दिया था ना, हमने कहा था कि हम पहले ये देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल देख ली तो वापस आके देख लेते हैं। वही बात मैं दोबारा से कहूंगा कि आपके पास है मैट्रिक्स ए, ठीक है। जब आप इसकी नल रो ए निकालते हैं और जब इसका आप नल ए निकालते हैं, तो बेसिकली आप ऑपरेशन तो ए पर ही करते हैं ना, लेकिन कंसेप्चुअली क्या हो रहा होता है? कंसेप्चुअली ये हो रहा होता है कि जब आप यहां तक पहुंचते हैं ना, तो यहां से रो भी पता चल जाती है, और अगर ये एक्स इसके इंट्रोड्यूस करते हैं तो नल भी पता चल जाता है। तो बहरहाल ये सारी रोज जो है ना, ये सब रो ए का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? रो ए का। और ये वाला जो वेक्टर है जो आ रहा है, आने वाला है, ये नल ए का पार्ट है। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन देखें, ये और ये इज इक्वल टू 0 है ना, डॉट प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये साबित हो गया, ये वही लिख रहा है। इसका नाम इसने R1 रखा है, दूसरे का R2 रखा है, तो R1 डॉट एक्स 0 है, R2 डॉट, इसका मतलब ये हुआ कि एवरी वेक्टर ऑफ नल इज परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर ऑफ रो, और इसी का नाम ये है, रो ए इज परपेंडिकुलर टू नल है। और दूसरा जो है वो इसका मतलब है क्या कहते हैं, ट्रांसपोज वर्जन है। ठीक है जी, ट्रांसपोज वर्जन है। ओके, तो ये चीज हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं 6.2 की तरफ। ठीक है जी, ऑलराइट। 6.2 को देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। 6.2 शेयर, ओके, डॉक्यूमेंट्स, डिवाइस स्टोरेज, डाउनलोड। ओके जी, राइट। चलें जनाब, डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले ऑर्थोगोनल सेट की डेफिनेशन क्या है? A set of vectors 1 to p in Rn is called an orthogonal set if ui dot uj is 0 for I and j which are different. देखें, इसका आइडिया, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आपने स्पेस में कोई ऐसे 3 वेक्टर डिस्कवर कर लिए हैं जो कि म्यूचुअली जो है ना वो परपेंडिकुलर हैं। म्यूचुअली का मतलब यही हुआ ना कि 3 है ना, तो इसमें एक पेयर तो ये बन जाएगा, दूसरा पेयर ये बन जाएगा, और तीसरा पेयर ये बन जाएगा। ठीक है ना? तो ये तीन पेयर बन गए ना, लेकिन हर पेयर जो है वो क्या है, एक दूसरे में परपेंडिकुलर है। तो ऐसा सेट क्या कहलाएगा? ऑर्थोगोनल सेट कहलाएगा। हियर ही एग्जांपल, अगर आप इसका और इसका डॉट लेंगे तो क्या आएगा भाई? 1 - 1 0 आ जाएगा ना, और इसका डॉट लेंगे तो क्या आएगा? ये तो सारी 0 हो जाएंगे, 0 0 0, ये भी हो गया। इसका लेंगे तो ये भी 0 0 0 हो गया। तो ये तीनों का 3 वेक्टर हैं, कोई से भी 2 उठाएं तो वो एक दूसरे पे क्या नजर आएंगे? परपेंडिकुलर। तो लिहाजा ये सेट जो है ना वो ऑर्थोगोनल सेट है। ऑर्थोगोनल का मतलब यही होता है कि गिवन ए सेट, ईच पेयर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then whole set is orthogonal set. ओके, अच्छा, ये वही उसी की वो मतलब है, उसको प्रूफ कर रहा है ना। ये तो मैंने वैसे ही जल्दी जल्दी कर दिया था ना कि ये मेरा U1 है, ये मेरा U2 है, और ये मेरा U3 है। तो U3 क्या हो गया? 0 हो गया। तो U1 U2 U3 क्या हो गया? एक ऑर्थोगोनल सेट हो गया। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा जनाब,
देखें, इसको आप जरा कंपेयर करें जो हमने अभी तक पढ़ा है। हमारे पास जो एक मसला होता है ना, वो मसला ये होता है कि हमें डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी चेक करनी होती है। फिर हमें चेक ये करना होता है कि क्या ये जो सेट है किसी सब स्पेस को जनरेट कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो वो बड़ा मुश्किल काम होता था ना, याद है ना आपको, जब आपने चंद वेक्टरों को देखना होता था डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, तो आप ये काम करके बैठ जाते थे, C1 U1 ब्ला ब्ला इक्वल टू 0। फिर आप एक इक्वेशन बनाते थे और फिर सोचते थे कि क्या ये सारे C's 0 हैं या नहीं है। तो उसके बाद वो डिसाइड होता था, लेकिन काफी काम करना पड़ता था, राइट। एक आगमेंटेड सिस्टम बनाना पड़ता था। और यही हाल इसका होता था जब हम बात करते थे ना किसकी, कि क्या ये स्पैन कर रहा है, तो हम इस तरह से लिखते थे, कैन आई फाइंड C1 C2 so that आई कैन जनरेट एनी बी। तो इसमें भी सिस्टम सॉल्व करना होता था। मतलब एक काम तो हो रहा था, बट इट वाज अ बिट डिफिकल्ट। तो अब हम देख रहे हैं कि क्या कोई इजी वे आउट है, तो यस है, यही है, थ्रू ऑर्थोगोनल सेट। तो सबसे पहले तो हम आपको सामने इस थ्योरम को रखते हैं, थ्योरम 4 को, और देखते हैं जनाब थ्योरम 4 क्या कहती है। ओके जी, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ओके जी, थ्योरम 4 को हम देखते हैं क्या कहना चाहती है थ्योरम। ऑलराइट, अच्छा देखें, अगर ऑर्थोगोनल है ना, तो इसमें एक चीज का जरा गौर कीजिएगा। अगर मैं एक वेक्टर यहाँ पर ये रखता हूँ 1 1 -1, ठीक है, और दूसरा वेक्टर ये रखता हूँ मैं 1 2 -1, ये दोनों वेक्टर हैं, जरा सोच के बताएं ये परपेंडिकुलर हैं या नहीं। यस हैं, इसलिए कि -1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर -1 आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब मैं इसमें एक तीसरा वेक्टर डालता हूं, तो अब ये सेट ऑर्थोगोनल है कि नहीं है? ये है, इसलिए है कि इसका डॉट प्रोडक्ट तो हमने देख लिया ना, कैलकुलेशन के बाद 0 आया। इसका निकालेंगे तो वैसे ही नजर आ रहा है कि ये जो थर्ड वेक्टर, इसके सारे कंपोनेंट 0 हैं, तो ये डॉट प्रोडक्ट भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। लेकिन मैंने अभी आपको पहले बताया था ना कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, कि इंडिपेंडेंसी देखना, और क्या देखना, जनरेशन देखना। तो हमें पता है कि अगर कहीं कोई वेक्टर 0 आ गया तो वो कभी भी सेट इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो लिहाजा भले ऑर्थोगोनल होता रहे लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो ओनली होप क्या बची है, हो सकता है कि अगर कोई ऑर्थोगोनल सेट हो और उसमें कोई 0 वेक्टर ना हो, तो वो हो सकता है ऑर्थोगोनल हो। तो इसीलिए थ्योरम में ये लिखा हुआ है कि U1 UP इज एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स, यानी इसमें कोई भी नॉन जीरो नहीं है। और फर्ज कर लें कि ये वेक्टर्स जो हैं W को स्पैन कर रहे हैं, तो फिर हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि S इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखें, इंटरेस्टिंग आ गया ना, एंड इज देयर फॉर ए बेसिस। देखें, जब लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया ना, तो बेसिस तो खुद ना खुद बन जाएगी। क्यों? इसलिए हमने तो स्पैन ही का नाम W रखा है ना, तो स्पैनिंग तो पहले से मौजूद है कि W इज स्पैन बाय U1 U2 UP। अगर U1 U2 UP जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए, तो फिर ये U1 U2 क्या हो जाएगा, बेसिस बन जाएगी। और ये हैं, और इसका प्रूफ बड़ा मजेदार है। याद रखें, सारे वेक्टर नॉन जीरो हैं। तो अगर हमने P वेक्टरों को देखना है कि वो इंडिपेंडेंट हैं, तो आप इसी कॉम्बिनेशन को रखते हैं ना। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पुराने जमाने में तो आप ऐसा करते थे ना, U1 U2 UP, इनको आप रिड्यूस करते थे और फिर देखते थे कि इस होमोजेनियस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, तो ये डिपेंडेंट हो जाते थे, और अगर ओनली सोल्यूशन वाज नॉन ट्रिवियल तो ये इंडिपेंडेंट हो जाते। लेकिन आज की तारीख में हम एक डिफरेंट तरीके से करेंगे इसको, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लें लेफ्ट से U1 के जरिए से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, U1 आ जाएगा, यहाँ पे भी U1 आ जाएगा, ये U1 इन सब के साथ ट्रांसलेट हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा। लेकिन आप गौर कीजिए जनाब, U1 U2 U3 आर ऑर्थोगोनल, ठीक है, तो इसका मतलब है U2 डॉट U1 0 हो जाएगा,
और ये भी 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा ये। अच्छा, अब आप एक और चीज़ भी सुन लें कि हमें याद है ना कि U1 जो है ना, अगर 0 होता है तो फिर सारे कंपोनेंट 0 होते हैं, लेकिन यहाँ नल तो कोई भी नहीं है। चूँकि U1 इज़ नॉट नल, तो U1 ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब है C1 हमारे पास आ गया। सॉरी, क्या आ गया? C1 0 आ गया। यही काम आप दोबारा करें, अब बजाय C1 के मल्टीप्लाई करने के आप C2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो आपका C2 भी 0 हो जाएगा। फिर आप करते रहें मल्टीप्लाई, तो आपका क्या आ जाएगा? एवरी नंबर विल बी 0। तो इसका मतलब है साबित हो गया कि ये जो इक्वेशन बनाई है, इसको जब हम आगे लेके चलते हैं और जब हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, कौन सी? कि C1 C2 C3 इज ए ऑर्थोगोनल सेट, तो हमें सारे C's क्या आ जाते हैं? 0 नजर आ जाते हैं। इसका मतलब S क्या बन गया? लीनियरली इंडिपेंडेंट बन गया। और फिर ये बेसिस भी बन गई, तो इस बेसिस को हम क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल बेसिस। ये एक ऐसी बेसिस होती है जो कि एक ऑर्थोगोनल सेट की होती है, राइट? तो हमने देखा ऑर्थोगोनल सेट से जो बेसिस बनती है, आ, उसको प्रूफ करना आसान होता है, और उसी बेसिस को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? ऑर्थोगोनल बेसिस कहते हैं। ठीक है जी, ऑलराइट। अब जरा अच्छा, अब दूसरे पार्ट की तरफ आ जाते हैं ना। जब ये साबित हो गया कि ये सेट जो है वो इंडिपेंडेंट है, अब हमने ये शो करना है कि स्पैनिंग भी है, तो हम फिर क्या करेंगे? फिर वही काम करेंगे ना। अब दूसरी चीज शुरू हो जाएगी कि W में से कोई वेक्टर लेंगे और शो करेंगे कि वो जो वेट्स आएंगे ना, C1 C2 C3, वो आप आसानी से जो है ना आप मालूम कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अगली मतलब है स्लाइड पे। ये आ गई जनाब आपकी अगली स्लाइड। ओके, ऑलराइट। जी जनाब, बात क्लियर है ना? ये वेक्टर्स क्या हैं? ऑर्थोगोनल है ना। और हमें एक y लेना है W में, ठीक है? याद रखें W जो है वो क्या है? स्पैन ऑफ S है, स्पैन ऑफ S है, ठीक है? और S क्या है? S ये है आपका। तो आपने क्या किया? आपने कहा ओके, मैं अगर मुझे मतलब है कि देखें, ये बात तो क्लियर है ना कि अगर मैं कोई सा भी y उठाऊंगा W में से, तो वो लिखा जा सकता है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U1 U2 UP। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि पुराने जमाने में हम ये वाला काम करते थे, U1 U2 अप टू UP, इसके साथ हम y रखते थे। इसको हम बहुत सारे पिवट ऑपरेशन करने के बाद हमें पता था कि ये बेसिस है, हमें पता था कि सिस्टम कंसिस्टेंट है। लेकिन मालूम करने के लिए, क्या मालूम करने के लिए? C1 C2 हमें ये सारा काम करना पड़ता था। आज की तारीख में जब आपकी बेसिस जो है वो ऑर्थोगोनल है, ये सीज के लिए इतना काम नहीं करना, बहुत सिंपल आ जाएंगे। जो मैं जोर दे रहा हूँ उस पर गौर करें। यू डोंट हैव टू, नहीं, अगर आपके पास टाइम है और आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि वेट निकालने के लिए इस ऑगमेंटेड सिस्टम को आप सॉल्व करें, लेकिन ये बगैर सिस्टम बनाए हुए भी C1 और C2 की वैल्यूज आ सकती है। कैसे आ सकती है? हियर वी गो। वही आइडिया है जो अभी थोड़ी देर पहले था। ये आपने अज्यूम किया, अब आपने राइट से जो है ना U1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी U1 से डॉट ले लिया बेसिकली। अब आप गौर कीजिए, ये तो एज इट इज रहा ना, ये चीज इसके साथ भी हो जाएगी, इसके साथ भी हो जाएगी, ठीक है? ये मतलब है, अब ये यहाँ लिख रहा है कि ये और ये मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएंगे, ये और मल्टीप्लाई। लेकिन अगर आप गौर करें, ये वाले जो सारे नंबर हैं, ये तो सब 0 हैं। इसलिए 0 है कि U1 U2 U3 ये सब क्या है? ऑर्थोगोनल सेट है ना, तो U2 डॉट U1 0 हो जाएगा, और ये भी। इसका मतलब है Y डॉट U1 इज इक्वल टू C1 आ गया। इसका मतलब है C1 ये आ गया। ओके, जब C1 ये आ गया तो अब आप एक काम, यही काम दोबारा करें। अब आप इसको U2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें, डॉट प्रोडक्ट। तो ये जब आप करते रहोगे तो आपके पास C2 क्या हो जाएगा? यही चीज आएगी ना, सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क होगा? U1 की जगह क्या आ चुका होगा? U2 आ चुका होगा। जब आप C3 की बात करोगे तो आपके पास ये आ चुका होगा, y डॉट
u3, और जो आखिर में है वो क्या आएगा, y डॉट cp अपॉन cp डॉट cp। और यही थ्योरम बना के उन्होंने पेश किया कि अगर u1 u2 up एक ऑर्थोगोनल सेट है, बेसिस है, So देन भाई ईच y इन w हैज ए यूनिक रिप्रेजेंटेशन, और वो यूनिक रिप्रेजेंटेशन ये है कि y इज इक्वल टू दिस, और cj इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे भाई, y डॉट, अगर आपने मतलब फार्मूला ये हो जाएगा ना, y डॉट uj अपॉन uj डॉट uj। अब हम इसकी वो कर लेते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि जरा बिल्कुल ही क्लियर हो जाए कंसेप्ट। तो आपने देखा कि वो जो पुराना जमाने की कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती थी ना, कि भाई प्रूफ करना कोई सेट इज इंडिपेंडेंट, एक तरसरी होती थी, वो इतने ऑपरेशन कर रहे हैं, कोलोन फॉर्म में ला रहे हैं। सिमिलरली ये प्रूफ करना कि साहब सम वेक्टर कैन बी जनरेटेड बाय दोज वेक्टर्स इन ए बेसिस, फिर हम वो निकाल रहे होते थे, या वेट्स निकाल रहे होते, उसमें भी अगेन वही, और क्या चीज, वही इकोलोन फॉर्म रो ऑपरेशन। आज की केस में आसान हो गया, लेकिन ये आसानी इस बेसिस पे मिली है कि बेसिस जो है वो क्या है, ऑर्थोगोनल है। ऑलराइट, तो लेट्स सी दिस वन। हमारे पास ये एक बेसिस है R3 की, और हम ये देख चुके हैं कि ये भी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ये भी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, और ये भी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये y है ना, ये इसके बराबर है, किसके बराबर है, C1, इसका नाम रख लेते हैं ना, ये U1 कह लेते हैं, इसको U2 कह लेते हैं, इसको U3 कह लेते हैं। तो हमारा y किसके बराबर है, C1 U1 प्लस C2 U2 प्लस C3 U3। और आपको पता है कि अभी हमने C1 निकाला था, C1 इसके बराबर था, अभी हमने C2 भी निकाला है, C3 इसके बराबर, ठीक है, अभी किया है ना हमने। तो अब बस यहाँ पर हमने ये देखना है, अच्छा देखें, ऐसे एक काम करते हैं ना, जो आसान काम है उसको पहले कर लेते हैं। U1 डॉट U1 क्या होगा, इसका अपने साथ ही होगा ना डॉट प्रोडक्ट, तो ये 1 प्लस 1 ये 2 आ जाएगा। और U2 डॉट U2 क्या होगा, इसका अपने साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ये भी 2 आ गया। इसका अपने साथ डॉट प्रोडक्ट, ये 1 आ गया, ठीक हो गया। अब हम करते हैं y डॉट U1, तो ये y है और ये U1 है, तो कितने आ जाएंगे आपके पास, 3 माइनस 7 माइनस 4, वो तो खत्म हो गया, तो ये -4 आ गया। फिर आप इसका इसके साथ लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 7 10 आ गया। फिर आप इसी का इसके साथ लेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपको नजर आ रहा है ये -2 हो गया, ये 5 हो गया और ये 4 हो गया। तो ये आ गया जनाब, देखें कितनी आसानी से y आ गया, विच इज -2 U1 प्लस 5 U2 प्लस 4 U3। और मजे की बात है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो कैसे वेरीफाई करेंगे। -2 U1 का मतलब क्या है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ सारी चीजें, वो दोबारा लिख दूंगा। आंसर ये आ गया था ना हमारे पास, -2 5 4। तो -2 U1 क्या होगा भाई, जल्दी बताओ, -2 2 0। अच्छा, 5 U2 क्या होगा, 5 5 0। और 4 U3 क्या होगा, 0 0 4। अब जरा इसको ऐड करो, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4। और अगर आप गौर से देखो 3 7 4, ये आ गया 3 7 4। क्लियर हो गया। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरम, ठीक है जी। ओके, सो चलते हैं, स्पिरिट सही है हमारी, हम चलते हैं 3 की तरफ, मतलब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड हम जो है ना, हमने जो इंट्रोडक्शन में आपको बताया था ना, ये वही है, दोबारा से देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। नजर नहीं आ रहा, ऊपर से हेडिंग नजर नहीं आ रहा है, अब नजर आ रहा है सब कुछ, ठीक है जी। ओके, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन।
ये हम अभी हाँ, मतलब ये हम आइडिया दे चुके हैं शुरू में। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन पता सिर्फ ये होती है, सबसे पहली तो बात है कि आपको एक डायरेक्शन दी जाती है। मिसाल के तौर पर ये डायरेक्शन है, इसका नाम आप रख लें वाई हैड। चलें, देखें डायरेक्शन का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको, डायरेक्शन का मतलब एक वेक्टर होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो अगर ये एंगल 45 है, तो ये वाला जो पॉइंट्स है ना 1 1 है, ठीक है ना, इस लाइन पे, और आगे जाएंगे तो दूसरा पॉइंट्स क्या आ जाएगा 2 2। ये सारे के सारे डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। 1 1 भी इस मतलब है लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है, 2 2 भी इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है। तो आप एक काम करें ना, ये एक डायरेक्शन दी गई है जिसका नाम है यू हैड, ठीक है, और ये एक वेक्टर दिया गया है y। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? जब भी आपको ये बात करनी होगी ना, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, इसका मतलब यही होगा कि आपको एक वेक्टर दिया जाएगा जिसका प्रोजेक्शन चाहिए होगा, और एक और वेक्टर दिया जाएगा जिसको हम डायरेक्शन कहेंगे, वो इस केस में u है। फिर हम कहेंगे कि व्हाट इज द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ दिस y ऑन दैट u। तो वो पता क्या होगा, आपको u दिया हुआ है, आपको y दिया हुआ है, आप एक टॉर्च लेकर बैठ जाएं। अच्छा, टॉर्च पता किस पर होगी? टॉर्च होगी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन। तो इसका जो शेडो आएगा ना इस y का, यही कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ y ऑन u। तो बात क्लियर आ गई ना समझ में कि कहानी कहां से शुरू होगी? एक वेक्टर होगा y, एक डायरेक्शन होगी u, और आपसे ये कहा जाएगा, दोनों गिवन होंगे, आपसे कहा जाएगा भाईजान इस y का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन पे निकालें। तो फिजिकली मीनिंग क्या होगा कि आप एक टॉर्च लेंगे, उसको परपेंडिकुलर रखेंगे ऑन द डायरेक्शन u, तो जो शेडो आएगा ना y का ऑन दिस डायरेक्शन u, यही कहलाएगा ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। तो अगर मैं इस ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन को नाम दूं y हैड का, इसका y हैड का ये लिखा हुआ है ना, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ y ऑन टू u, ठीक है, तो इसको मैं y हैड का नाम दे दिया। तो अब हमने y हैड जो है, अगर आप गौर करें, y हैड जो है ना वो इज इक्वल टू होगा अल्फा टाइम्स u, इसलिए कि u तो एक डायरेक्शन है ना, उसका मैग्नीट्यूड 1 तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, u का कोई मल्टीपल जो होगा ना वो क्या होगा, y हैड होगा। तो हमें असल में जो आंसर निकालना है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी टर्म्स में निकालना है, इसलिए कि हमें चीजें तो सिर्फ दो दी गई थी ना, कौन कौन सी? y और u दिया गया था। तो हमें y हैड जो है ना एज ए फंक्शन ऑफ u एंड y निकालना है, ठीक है। लेकिन हम उसको निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। उसके लिए आसान ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है ना नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करें। तो आपने कहा ये वाला जो वेरिएबल, ये वाला जो वेक्टर है, इसको मैं z का नाम दे देता हूं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि एक रिलेशन बन जाएगा। कौन सा रिलेशन बन जाएगा? y इज इक्वल टू y हैड प्लस z, ठीक है, बन गया ना रिलेशन। ये वही है वेक्टर y हैड और z सेम सेंस में है, तो इसका सम किसके बराबर होगा? y के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब एक काम कीजिए जो हम पहले भी कर चुके थे, ये जो y हैड है इसकी जगह आप उसकी वैल्यू लिख सकते हैं, अल्फा u प्लस z। फिर आप एक काम कर सकते हैं कि y माइनस अल्फा u को एक साइड पे ले जाएं और इज इक्वल टू z कर लें। अब आप एक काम करें, z और u एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है ना, तो आप इस इक्वेशन को दोनों तरफ से u के साथ डॉट ले लें। तो जब आप राइट पे लेंगे तो वो तो जीरो आ जाएगा ना, और लेफ्ट पे आपने डॉट लिख दिया। अब आप एक काम कीजिए, इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए, तो y डॉट यू माइनस एल्फा यू जीरो, इसका मतलब है एल्फा आपके पास आ गया, किसके बराबर आ गया? y डॉट यू अपॉन u डॉट यू। इसका मतलब है अब आपको जनाब y हैड मिल गया ना, y हैड इसी का नाम था ना, अल्फा यू,
और अल्फा आपने निकाल लिया। देखें मैंने जो पहले आपसे वादा किया था ना, मैंने क्या किया था, मैंने कहा था कि y और u गिवन होंगे और आपको ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन y हैड निकालनी होगी सिर्फ और सिर्फ इसकी टर्म्स में। ठीक है, शुरू में हमने अल्फा वगैरह रखा, जी भी रखा, लेकिन वो तो हमारे लिए कहना चाहिए ना हेल्पिंग हैंड थे। एंड में तो यही आ गया ना कि y हैड इज जस्ट ए फंक्शन ऑफ y एंड u। ठीक है, लेकिन z की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, तो z को आप वापस यहां से डिस्कवर कर लें। z किसके बराबर है, y माइनस वाई हैड, और y हैड की वैल्यू रखते हैं। असल में जब हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कहते हैं ना, तो हमें दोनों चीजें पता चल जाती हैं। देखें ये वाली जो चीज है ना, अगर हम अब देखें, अब हम कह सकते हैं y जो है वो इक्वल टू वाई हैड प्लस z है, तो वाई हैड क्या हो गया, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन जो मैंने डिफाइन किया था। लेकिन ये z क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ y ऑर्थोगोनल टू u। अब नॉमेनक्लेचर अच्छी तरह समझ लें कि आपके पास, अब मैं दोबारा इस पिक्चर को आपके सामने पेश करता हूं कि हमारे पास जो गिवन था ना, वो सिर्फ ये था, बस क्या था, y था और क्या था, u था। लेकिन हमने क्या किया इसकी मदद से हमने शेडो लिया, ये y हैड आ गया, और ये वाली चीज जो है वो क्या बन गई, z बन गई। तो असल हेडिंग तो ये थी कि y हैड निकालना है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, मगर उसके साथ साथ एक z भी आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू वाई हैड प्लस z। तो ये इसका मतलब है कि कोई भी वेक्टर जो है ना, वो अब कैसे लिखा जा सकता है, प्रोजेक्शन विच इज मल्टीपल ऑफ u प्लस मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू u। तो u के ऊपर परपेंडिकुलर ये आ गया, राइट। तो अब हमने ये लिख दिया कि u जो है, अब देखें काम हो गया है। मैं दोबारा बार बार जोर दे रहा हूं, हमें सिर्फ और सिर्फ कहा गया था कि y का प्रोजेक्शन अलोंग u निकालना है। ठीक है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, उसका नाम हमने रखा था y हैड। हमने y हैड निकाल लिया, फिर हमने कहा यार y हैड निकाल लिया तो फिर z निकालने में क्या देर है। इससे फायदा ये हो गया कि हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है, एक डायरेक्शन है u और एक वेक्टर y दिया है, तो हम y को लिख सकते हैं समथिंग अलोंग u एंड समथिंग परपेंडिकुलर टू u। ये लिखा हुआ है ना, मल्टीपल ऑफ u का मतलब अलोंग u हो गया, और ये क्या है, वेक्टर परपेंडिकुलर टू u। तो z जो है वो क्या होता है, y का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, और y हैड क्या होता है, प्रोजेक्शन होती है। ठीक है जनाब, तो ये हो गया। अच्छा अतीक, कितना टाइम हुआ है? सर 48 हो गए। अच्छा मेरा ख्याल है फिर ये जो एग्जाम्पल है, ये मेरा ख्याल है फिर हम नेक्स्ट टाइम ही करेंगे। ठीक है जी, जी सर। ओके, अल्लाह हाफिज।